हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हमने हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस किया। हाइपोथैलेमस ब्रेन में पाया जाता है, मस्तिष्क का पार्ट है ये। इसी के साथ में पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में ही पाई जाती हैं। हाइपोथैलेमस अपना मुख्य रोल प्ले कर रहा था पीयूष ग्रंथि पर। जैसे ये था हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अपना मुख्य रोल प्ले कर रहा था पीयूष ग्रंथि पर। इस प्रकार से इसके जस्ट साइड में नीचे अटैच होती है पीयूष ग्रंथि। तो आज हम पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि क्या स्टोरी है। पीयूष ग्रंथि ये सबसे ज्यादा हार्मोन स्रावित करती हैं, यानी मास्टर ग्रंथि है, सभी ग्रंथियों पर अपना रोल एक्ट करती है। तो इससे जो भी हार्मोन स्रावित होंगे उनके बारे में पढ़ना होगा। ज्यादा हार्मोन स्रावित होते हैं इनसे, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके दो भाग होते हैं पीयूष ग्रंथि की, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। देखिए मटर का दाना, उसको तोड़े तो दो भागों में ऐसे डिवाइड हो जाता है ना, ऐसे दाल बन जाती है उसकी। तो इसी प्रकार से ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। तो हाइपोथैलेमस से जोड़ देते हैं इसको, ये लो, ये जुड़ गई है हाइपोथैलेमस से। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो ये इधर वाला तो हो जाएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, और ये हो जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस। यहाँ तक ये नेमिंग की बात हुई, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, न्यूरो और एडिनो। जो इसका वजन होता है 0.5 ग्राम होता है पीयूष ग्रंथि का वजन। और ये स्थित होती है पीयूष ग्रंथि सेल नामक टर्सिका अस्थि होती है, जो अपना ब्रेन, ये अस्थि कंकाल पसली पिंजर है, उनकी ब्रेन में सेल टर्सिका नामक अस्थि में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। स्थित सेल टर्सिका नामक अस्थि, सेल टर्सिका नामक अस्थि में स्थित होती है, जो अपनी ये बोन होती हैं ब्रेन की, उनमें सेल टर्सिका नामक अस्थि में। यहां तक भी क्लियर हुआ आपको। इसी के साथ में ये 1.3 सेंटीमीटर लंबी होती है, 1.3 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी लेंथ है। ओके, तो इसकी लेंथ आ गया, वजन आ गया। इसकी स्थिति हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे और सेल टर्सिका नामक अस्थि में स्थित होती है। ये भी क्लियर हुआ। मटर के दाने के समान दो भाग पाए जाते हैं इसके, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। इस ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, भाई मास्टर ग्रंथि इसलिए बोलते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या सर्वोच्च कमांडर, ये अपना रोल प्ले करती है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि भिन्न भिन्न ग्रंथियां, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, एडिनल ग्रंथि, उन पर अपना रोल प्ले करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ओके, तो ये हाइपोथैलेमस ये अपना रोल प्ले कर रही है पीयूष ग्रंथि पर, ये भी अपना रोल प्ले करेगी भिन्न भिन्न ग्रंथियों पर, इसलिए इसको बोल दिया मास्टर ग्रंथि। यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, उनको डिवाइड कर रखा है। तो पहले पीयूष ग्रंथि, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा हो जाएगा न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके गाइज, तो एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसको फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एडिनो हाइपोफाइसिस को, एडिनो हाइपोफाइसिस के 3 पार्ट्स हैं, पार्स पार्स ट्यूबरेलिस,
पार्स इंटरमीडिया, पार्स ट्यूबरेलिस होगा, दूसरा पार्स इंटरमीडिया, और इसके बाद में आता है पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस या इसको हम बोलते हैं अग्रलोब, अग्रपाली, अग्रपाली, ये इसका दूसरा नाम है। ये सामने है तो इसको बोल दिया अग्रपाली, ये पीछे की साइड में है तो इसको बोल देंगे पश्चपाली, पश्चपाली। ओके, दो पालियां, दो लोब बोल सकते हैं या दो पालियों में डिवाइड होती है, अग्रपाली, पश्चपाली। एडिनो हाइपोफाइसिस अग्रपाली, एडिनो हाइपोफाइसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स ट्यूबरेलिस। ओके, तो ये पार्स ट्यूबरेलिस तो यहाँ का ये पार्ट होता है, ट्यूब टाइप में होता है एक नलिका के रूप में, और यहाँ होता है पार्स इंटरमीडिया और ये होता है पार्स डिस्टेलिस। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एडिनो हाइपोफाइसिस को। अब इनसे 7 हार्मोन रिलीज होंगे। कितने हार्मोन रिलीज होंगे एडिनो हाइपोफाइसिस से? 7 हार्मोन, 7 हार्मोन्स रिलीज होंगे। ओके, और ये बनाती है 75% पार्ट बनाती है पीयूष ग्रंथि का। 75 बचा कितना? 25% पार्ट ये बनाएगी न्यूरो हाइपोफाइसिस। ओके, इसके भी 3 ही पार्ट्स आएंगे, इसके भी 3 ही पार्ट्स आएंगे। वो हैं, अभी आपको बता देंगे इनके बारे में भी। ये 75% पार्ट बनाती है, ये 25% पार्ट बनाती है। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है पीयूष ग्रंथि का ये पार्ट, जो हमारी ये ग्रसनी है उसके विघटन से, यानी ज़्यादा मात्रा में विघटन हो जाता है, या जैसे अपन भ्रूणावस्था में होते हैं तो एक जाइगोट होता है, जाइगोट जैसे जैसे वृद्धि करता है भिन्न भिन्न ऑर्गन छटते जाते हैं, किसी का विघटन हो जाता है या कोई अलग हो जाते हैं। तो ऐसे जैसे ग्रसनी है तो ऐसे अलग हुई तो इससे क्या बना? एडिनो हाइपोफाइसिस बन जाता है ग्रसनी क्षेत्र के बहिर्वर्धी से। ये ग्रसनी क्षेत्र के बहिर्वर्धी से बन रहा है और ये बनता है इनफंडिबुलम के बहिर्वर्धी से। ये बनेगा इनफंडिबुलम। चलो आपको नोट ही करवा देते हैं, ये बनेगा इनफंडिबुलम और ये बन रहा है ग्रसनी के अतिवर्धी से, ग्रसनी की अतिवर्धी से। एक बात आपको और पता होनी चाहिए कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वो बनती है एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से। आप जानते होंगे एक्टोडर्म क्या होता है, नहीं जानते तो सुन लीजिए। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ये शरीर के लेयर्स हैं, जैसे आंतरिक, बाह्य, मध्य, इनको पार्ट्स वाइज डिवाइड कर रखा अपनी बॉडी को, तो ये बनती है एक्टोडर्म से पीयूष ग्रंथि। ओके, इसके 3 पार्ट्स आ लिए। इससे टोटल कितने हार्मोन स्रावित होने हैं? 7 हार्मोन स्रावित होने हैं। इससे तो 1 हार्मोन स्रावित होगा, 1 हार्मोन इससे स्रावित होगा और 6 हार्मोन इससे कोई हार्मोन स्रावित होगा, कोई हार्मोन स्रावित नहीं होगा इससे। और पार्स इंटरमीडिया से 1 और पार्स डिस्टेलिस से 6 हार्मोन स्रावित होंगे। तो टोटल कितने हार्मोन हो गए? 7 हार्मोन हो गए। 7 हार्मोन स्रावित होते हैं पार्स ये एडिनो हाइपोफाइसिस या हम बोल सकते हैं अग्रपाली से। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। इसके बाद में आ रहा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या काम करता है? हार्मोन्स को स्टोर करता है। जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को क्या काम करता है? स्टोर करता है। स्टोर यानी जो हार्मोन्स न्यूरॉन्स है उनको स्टोर करके रखता है। इससे मुख्यतः 2 ही प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पार्स इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस से, पश्चपाली बोल सकते हैं इसे। इसके 3 पार्ट्स हैं, पीयूष व्रंथ एक हो जाएगा, पीयूष व्रंथ एक हो जाएगा, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, और एक बच गया बीच में, वो हो जाएगा मध्य इनिमिनेंस, मध्य इनिमिनेंस, मध्य इनमिनेंस। ओके, तो इस प्रकार से एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस
चलो फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन सा लग रहा होगा, वैसे रामायण सी हो गई, देख लो दोबारा से। जैसे ये है पीयूष ग्रंथि हमारी, ये है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि बोल दिया। ओके, पीयूष ग्रंथि पर भी एक ग्रंथि अपना प्रभाव दिखा रही है, उसे बोल दे हाइपोथैलेमस। यहाँ तक की स्टोरी तो क्लियर है। इसके बाद में देखिए पीयूष ग्रंथि को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक तो अग्रपाली जिसे बोल दिया हम एडिनोहाइपोफाइसिस, एक बोल दिया पश्चपाली जिसको बोल दिया न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहाँ तक क्लियर हुए। अग्र भाग को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है और पश्चपाली है उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर के आ रहे हैं पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस और पार्स ट्यूबरलेसिस, ट्यूबरलेसिस इंटरमीडिया और डिस्टेलिस। इससे टोटल 7 प्रकार के हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। अग्रभाग से 75% पार्ट बना रहा है। और ये ग्रसनी के अतिक आयत यानी ग्रसनी है वो अतिक वृद्धि कर जाती है, तो ये बनती है अग्रभाग। और जो पश्च भाग है वो बनता है इनफंडिबुलम से। पश्च भाग के भी 3 पार्ट से डिवाइड कर रखे हैं, वो पीयूष ग्रंथ बोल दिया एक को बोल दिया पार्स नर्वोसा और एक को बोल दिया मध्य इनिमिनेंस। इस प्रकार से दोनों के 3-3 पार्ट्स डिवाइड कर दिए। अग्रभाग यानी अग्रपाली बोलते हैं एडिनोहाइपोफिस, उससे टोटल हार्मोन स्रावित होते हैं 7 हार्मोन्स। और पश्चपाली है उससे कितने हार्मोन स्रावित होते हैं 2 हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से टोटल हार्मोन कितने स्रावित होंगे 9 हार्मोन स्रावित होंगे, 9 हार्मोन स्रावित होंगे पीयूष ग्रंथि से। 7 + 2, 7 तो एडिनोहाइपोफाइसिस से और 2 हार्मोन स्रावित होंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो ये नामकरण की स्टोरी थी, ये आपको कंप्लीट हुई। अब हम लेके चलते हैं, पहला भाग लेके चलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। इनको यहां तक मैं साफ कर रहा हूं। तो पहला भाग हमने ले लिया अग्रपाली, अग्रपाली। इससे टोटल हार्मोन 7 स्रावित करवाने हैं, 7 हार्मोन्स। तो इसके पार्ट वाइज ये हार्मोन स्रावित हो रहे हैं, वो तो बेसिक स्टोरी बता दी मैंने। पार्स इंटरमीडिया से 1 और पार्स डिस्टेलिस से 6 प्रकार के हार्मोन। अब 1 बाय 1 हम इन हार्मोन्स का डिस्कस कर रहे हैं। पहला हार्मोन आ रहा है वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि करवानी यानी वृद्धि हार्मोन, या इसे बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन भी बोल सकते हैं, वृद्धि हार्मोन भी बोल सकते हैं। 3 नाम दे रखे हैं, घर के नाम भी, इसके बाहर के नाम भी, ऑफिशियल नाम भी। वृद्धि हार्मोन, सोमेटोस्टेनिन हार्मोन, या बोल सकते हैं ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इस प्रकार से इसके 3 नाम दे रखे हैं, ये नाम आपको याद करने। देखिए वृद्धि कब होगी, वृद्धि जब होगी एक तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज का स्टोर हो, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज स्टोर हो। पहली बात तो आ जाएगी, ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया होगी, वृद्धि होगी, कुछ मात्रा में प्रोटीन्स का स्टोर हो, प्रोटीन का क्या हो स्टोर हो। प्रोटीन एमिनो एसिड की चैन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये स्टोर होंगे, जभी तो हमारी वृद्धि होगी। साथ में ये हार्मोन रिलीज होगा, ये वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, ये करवाएगा उत्तक क्षय को कम, उत्तक क्षय को कम करवाएगा। उत्तक क्षय, उत्तकों का गलना। अगर उत्तक ही गलेंगे तो वृद्धि कहां पर होगी, तो ये क्या काम करवाएगा, उत्तक क्षय को क्या करवा देगा, कम करवा देगा। इसी के साथ में उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ उनको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित करेगा। जैसे कुछ आयंस हैं, यूरिया हो गया, कुछ हानिकारक पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी में कुछ एसेंशियली नहीं है, काम के नहीं है, तो उनको बॉडी से एग्जिट करवाएगा, बाहर करेगा। तो इसके 4-5 काम होंगे, जब तो होगी वृद्धि। एक तो ग्लूकोज, एमिनो, इनका स्टोर हो, अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकालें, और उत्तक क्षय हो रहा है, उत्तक क्षय यानी जो अपने टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनकी जो हानि हो रही है, क्षय हो रहा है, उसको क्या करें, कम करें, तभी तो हमारी वृद्धि होगी। इस प्रकार से ये क्या करवाएगा, वृद्धि करवाएगा। साथ में संयोजी उत्तक की वृद्धि,
संयोजी ऊतक वृद्धि एवं कोशिका विकास में हेल्प करता है। इस प्रकार से वृद्धि हार्मोन अपना मुख्य रोल प्ले करता है। अब देखिए ये तो हो गई जैसे ये स्रावित हो रहा है तो उस टाइम के। अब देखो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे, एक तो कमी से रोग, कमी से क्या होगा और अधिकता से क्या होगा। अधिकता से साधारण भाषा में लेके चलते हैं, आप इजीली समझ जाओगे, फिर थोड़ा बुक में रिवाइज कर लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखो पहले देख रहे हैं कमी से, कमी से एक रोग हो रहा है, जैसे वृद्धि को कर रहा है, वृद्धि बढ़ा रहा है, अगर कम स्रावित होगा तो क्या हो जाएगा, बोनापन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बोनापन हो जाएगा। ओके, कम स्रावित होगा तो, और कम स्रावित होगा तो एक रोग हो रहा है जिसे बोलते हैं सीमंड रोग। सीमंड रोग। अब देखिए कोई चीज है अगर वो स्रावित हो रही है पर्टिकुलर मात्रा में तो शरीर वृद्धि करता रहेगा, कुछ प्रभाव दिखाई नहीं देंगे। अगर वो कम स्रावित हो रहा है तो बोनापन या उसके कुछ ना कुछ लक्षण प्रकट होंगे, या फिर ज्यादा स्रावित हो रहा है तो अतिकायता, ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो कमी से दो रोग आएंगे, पहला आ रहा है बोनापन, दूसरा आ रहा है सीमंड रोग। इसमें क्या होता है, शरीर बोना पड़ जाता है, अच्छी तरीके से वृद्धि विकास नहीं हो पाता है। सीमंड रोग में क्या होता है, ऊतक क्षय हो जाता है, शरीर कमजोर और जल्दी एजिंग हो जाती है, तो इसे एजिंग हार्मोन बोलते हैं। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है या वृद्धि हार्मोन, उसके एजिंग हार्मोन। कौन सा रोग होता है, सीमंड रोग, यानी ऊतक क्षय होने लग जाएगा, जल्दी से हम बुढ़े हो जाएंगे, ये सीमंड रोग में आ जाएगा। और बोनापन, जब पीयूष ग्रंथि में सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कम स्रावित होगा तो बोनापन आ जाएगा। ये तो कमी के हो गए। अब बात करते हैं अधिकता के। अधिकता में पहला हो रहा है महाकायता। महाकायता, देखिए महाकायता क्या होता है, जैसे बाहुबली देखा था महाबली, वैसे वैसे बन जाएंगे, यानी हाथ पैर है उनकी अस्थियां ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे, यानी हाथ पैर ज्यादा ग्रोथ कर जाएंगे, महाबली भीम जैसे बन जाएंगे, जैसे वो रावण का भाई था ना कुंभकर्ण, वैसे बन जाएंगे। यानी शरीर एक निश्चित सीमा से ज्यादा मात्रा में वृद्धि कर जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएंगे, महाकायता हो जाएगी। ये रोग है एक तरीके से। अधिकता होगी सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन की, तो क्या हो रहा है, महाकायता। और दूसरा आ रहा है अतिकायता, दूसरा आता है अतिकायता। अतिकायता में क्या होता है, इसमें महाकायता में तो समान मात्रा में वृद्धि करते हैं भाई, हाथ ज्यादा मात्रा में वृद्धि करेंगे, दोनों हाथ ज्यादा बढ़ गए, दोनों पैर ज्यादा मात्रा में, तो टांगे ज्यादा लंबी हो गई। पर ये अतिकायता, इसमें क्या होगा, एक हाथ की ज्यादा वृद्धि हो जाएगी तो एक हाथ ऐसे लंबा, एक हाथ छोटा हो जाएगा। एक पैर की वृद्धि हो जाएगी तो ऐसे एक पैर लंबा एक पैर छोटा। तो ये अतिकायता में तो कम ज्यादा वृद्धि होती है, और महाकायता में समान मात्रा में जैसे ज्यादा वृद्धि हो जाती है, हाथ पैर ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो हमने वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन, उसकी स्टोरी देखी, जैसे कमी से अधिकता से क्या रोग हो रहे और ये क्या वर्क प्ले करता है अपने बॉडी में। इसके बाद में दूसरा हार्मोन आ रहा है, इसके बाद में दूसरा हार्मोन आता है, दूसरा हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। अब देखिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं जो गोनाड्स यानी गोनाड्स क्या, अपने जननांग पर अपना मुख्य रोल प्ले करेंगे। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जननांग पर अपना मुख्य रोल करेंगे। अपने जननांग कौन कौन से हैं, एक तो है वृषण और एक है अंडाशय। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं हम, वृषण और अंडाशय ये दो जननांग हैं, प्राथमिक जननांग भी बोलते हैं हम इसे। तो ये इन पर रोल प्ले करता है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि गोनाड पर दो हार्मोन स्रावित करती है, एक तो आता है FSH और दूसरा है LH। तो FSH का पूरा नाम, इससे पहले मैं बार बार बता के आ रहा हूँ, FSH का पूरा नाम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन, और LH का पूरा नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH का पूरा नाम है पुट्टी का उत्तेजक और इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये स्टोरी आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, पर मेरे जो पहले वाले वीडियो आप उनको देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज, एक टॉपिक एक दूसरे से अटैच है, आप वहां से क्लियर करके आइए इसके,
जो इससे पहले वाले डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखे वहां से क्लियर करके आइए, एक दूसरे से टॉपिक क्लियर है, तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक हो गया पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन वर्षण में क्या काम कर रहा है? एफएसएच। तो एफएसएच शुक्राणुओं की वृद्धि, शुक्राणुओं की वृद्धि। अगर अंडाशय में देखें तो एफएसएच वृद्धि करवाएगा अंडाणुओं की वृद्धि, अंडाणु या पुट्टिका की वृद्धि। जो अंडाणु होते हैं, प्राथमिक जो अंडाणु होते हैं उन्हें बोलते हैं पुट्टिका। तो पुट्टिका को उत्तेजित करवाएगा, उसकी वृद्धि करवाएगा। तो वर्षण में तो क्या काम है? शुक्राणु की वृद्धि। और मादा में क्या काम कर रहा है? अंडाशय में क्या काम कर रहा है? एफएसएच हार्मोन, अंडाणुओं की वृद्धि। इस प्रकार से दूसरा हार्मोन एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये स्रावित करता है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन कौन कौन से हैं? जैसे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और ये टेस्टोस्टेरोन अंतराली कोशिकाएं और कंप्लीट अपनी बॉडी पर अपना रिएक्ट करेगा। इसी के साथ में एलएच हार्मोन क्या करवाएगा? अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, अंडा उत्सर्जन की प्रक्रिया, अंडे के मैच्योर होके गर्भाशय से अंडवाहिनी में आने की प्रक्रिया अंडोत्सर्ग प्रोसेस होती है। तो एफएसएच एलएच का वर्षण में और अंडाशय में हमने अलग अलग रोल पढ़ा। एफएसएच का वर्षण में तो आ रहा था भाई शुक्राणु की वृद्धि, और अंडाशय में आ रहा अंडाणु की वृद्धि। और एलएच क्या काम कर रहा है? अंडाशय में तो जो अंडाणु उनको स्रावित कर रहा है, अंडोत्सर्ग करवा रहा है। और वर्षण में क्या काम कर रहा है? जो अंतराली कोशिकाएं हैं और टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन हार्मोन स्रावित कर रहा है। ये दो हार्मोन क्लियर हुए। इसके बाद में तीसरा जो हार्मोन है वो हम लेके चलते हैं। तीसरा हार्मोन आ जाएगा थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन है तो ये थायराइड ग्रंथि पर अपना प्रभाव दिखाएगा, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि करवाएगा। थायराइड ग्रंथि का क्या काम है? दो हार्मोन स्रावित करती है, एक तो T3 और T4। T3 T4 ये एक नमक है ना, जो अपना सोडियम क्लोराइड है उस पर अपना एक्ट करते हैं, कोशिकाओं में जाके उपापचय क्रियाओं को बढ़ाते हैं। ये वैसे थायराइड ग्रंथि स्पेशली आएगी, वहां पे इसका डिस्कस करेंगे। पीयूष ग्रंथि एक कारक रिलीज करती है, उत्तेजन उसको प्रेरित करती है, एक तरह से प्रेरित करती है। थायराइड ग्रंथि के जो हार्मोन है उनको स्रावित होने के लिए प्रेरित करती है, इतना रिएक्ट है। इसके बाद में 4th नंबर पे आ रही है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ये एड्रिनल ग्रंथि है उन पर अपना प्रभाव दिखाएगा। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और थायराइड हार्मोन को बोलते हैं TCH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये हार्मोन अधिवरक ग्रंथि है, अधिवरक कॉर्टेक्स और मध्यांश, जो अधिवरक है अपना वर्क है उसको कॉर्टेक्स और मध्यांश उस पर अपना रिएक्ट कर देगा। कॉर्टेक्स से अलग प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, मध्यांश से अलग प्रकार के। वैसे अधिवरक ग्रंथि स्पेशली आएगी, तो आप यहाँ पर इतना याद रखें, जो एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है वो कॉर्टेक्स भाग पर उन कोशिकाओं पर अपना रोल प्ले करेगा और हार्मोन स्रावित करवाएगा। इसके बाद में आता है 5 नंबर पर, 7 हार्मोन रिलीज करवा रहे हैं अग्रपाली से। तो 5 नंबर पे आ रहा है 5 नंबर पे आता है भाई लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोनोजेनिक हार्मोन बोल सकते हैं इसको PRL या प्रोलैक्टिन हार्मोन बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं स्तन हार्मोन बोल सकते हैं। इस प्रकार से 3-4 नाम दे रखे, बुक में आप देखिए क्लियर हो जाएगा। काम क्या है इसका? जो प्रेगनेंसी की टाइम है, गर्भावस्था की टाइम है, उस टाइम से स्तन ग्रंथियों पर अपना रिएक्ट करेगा और मिल्क स्रावित करवाएगा, दुग्ध स्रावित करवाएगा। हार्मोन कौन प्ले कर रहा है मेन रोल? पीयूष ग्रंथि। इस पर कौन प्रभाव दिखा रहा है? इससे पहले आया था वो प्रोलैक्टिन या प्रोलैक्टिन उत्तेजक हार्मोन, तो वो पीयूष ग्रंथि को भेजा सिग्नल, पीयूष ग्रंथि
इसको भेज रही है प्रोलैक्टिन हार्मोन को, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अपना वर्क करेगा स्तन ग्रंथियों पर, स्तन ग्रंथियों पर अपना मेन रोल प्ले करेगा लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन, यानी दुग्ध स्रावित करवाएगा मिल्क ग्रंथियों से, और ये जो बच्चा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है ग्रंथियां। पता है, नॉर्मल सी बातें आ चुकी हैं। इसके बाद में आता है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। इसके बाद में आता है मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। देखिए मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, ये मेलेनोसाइट है, ये मुख्य रोल क्या प्ले करता है कि जो अपने त्वचा के वर्णक है, अपनी बॉडी है, स्किन है, उसके वर्णक है, उनको ग्रोथ करवाता है। जैसे तिल वगैरह होते हैं, या फिर हो सकते हैं कुछ त्वचा पर संकेत हो सकते हैं, तिल हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ करवाता है। कौन सा हार्मोन? मेलेनोसाइट हार्मोन। मैंने बताया था अग्रपाली से 7 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं पर आए हैं 6। इसका कारण ये है कि जो ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है उसमें 2 हार्मोन आए थे, एक तो FSH और एक आ रहा है LH हार्मोन। तो इनको आप काउंट करोगे, इनको जोड़ के, तो ये टोटल हार्मोन हो जाएंगे 7 हार्मोन। तो अग्रपाली से कौन कौन से हार्मोन आए? एक तो वृद्धि करवाएगा, एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है FSH हार्मोन, LH हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और एक हार्मोन आया है ये लैक्टोजेनिक हार्मोन और मेलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। इस प्रकार से अग्रपाली का सारा काम कंप्लीट है। अब हम देखते हैं पश्चपाली। पश्चपाली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, उससे 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। पश्चपाली के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा पार्स नर्वोसा, पार्स इनमिनेंस, पार्स नर्वोसा, पार्स इनमिनेंस, और एक हो जाएगा पीयूष व्रंथ। तो अब हम देखते हैं पश्चपाली। पश्चपाली से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला तो आ रहा है ADH। ADH का पूरा नाम है एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देखिए एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का मुख्य रोल ये है, या इसको बोल सकते हैं हम एंटी डायूरेटिक या वेसोप्रोसिन। इसके 3-4 नाम आए हैं। इन हार्मोन्स के भिन्न भिन्न नाम दे रखे, ये नाम आपको याद करने, जिसके एक से ज़्यादा नाम दे रखे हैं। जैसे ADH का आया है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या बोल सकते हैं हम वेसोप्रोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या बोल सकते हैं हम इसे वेसोप्रोसिन हार्मोन। ये हार्मोन क्या रोल प्ले करता है कि भाई हमने नेफ्रॉन पढ़ा था, इससे पहले सारे वीडियो बता रखे हैं मैंने, डिस्क्रिप्शन में आप उन्हें देखें। जैसे नेफ्रॉन था या हेनले लूप था, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका थी, और ये थी संग्राहक नलिका, ये पढ़ा था हमने। ये बोमैन कैप्सूल था, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हेनले लूप, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये संग्राहक नलिका। तो ADH हार्मोन अपना मुख्य रोल प्ले करता है, एक तो दूरस्थ कुंडलित नलिका पर, दूरस्थ कुंडलित नलिका पर, और साथ में संग्राहक नलिका पर, संग्राहक नलिका पर अपना रोल प्ले करता है। तो ये ADH हार्मोन क्या काम करेगा? दूरस्थ संग्राहक नलिका पर रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा वाटर का, जो अपने यूरिया में वाटर आ रहा था उसका करवा देगा रीएब्जॉर्प्शन। अब देखिए किसी चीज का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसके अंदर? ब्लड में करवाएगा। ब्लड में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का और मात्रा में, तो रक्त का प्रेशर यानी रक्त दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रक्त दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और यूरिया एग्जिट कर रहे हैं, उसमें मूत्र में जल क्या होगा? कम होगा। मूत्र में जल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वैसोप्रोसिन या ADH का हार्मोन का मुख्य रोल क्या हुआ?
जो दूरस्थ कुंडित नलिका और संग्राहक नलिका उस पर अपना रोल प्ले करेंगे। और जो वाटर है उसको रीएब्जॉर्प्शन करवाएंगे। ब्लड में वाटर ज़्यादा मात्रा में रीएब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा मात्रा में रहेगा ब्लड में वाटर, तो रक्त का दाब बढ़ेगा। रक्त का दाब बढ़ेगा तो इधर एक प्रभाव और होगा, यूरिया में जल की मात्रा कम आ जाएगी। इस प्रभाव को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये प्रभाव हो रहा है, इस प्रभाव को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और एक आता है डायबिटीज मेलेटस। डायबिटीज मेलेटस वो हो रहा है मधुमेह रोग। डायबिटीज इंसिपिडस तो यहाँ है, आपको याद रखना है। इसके बाद में डायबिटीज मेलेटस आएगा, वो आएगा अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय ग्रंथि में आएंगे इंसुलिन और ग्लूकागोन। जब ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में मूत्र के साथ आएगा तो उसे बोलते हैं इंसिपिडिस मेलेटस। और ये डायबिटीज इंसिपिडस है ये, और उसको बोलेंगे डायबिटीज मेलेटस। ठीक है, तो इंसिपिडिस तो हमने किसको बोला, एडीएच हार्मोन जो रोल प्ले कर रहा है उसको हमने बोल दिया डायबिटीज इंसिपिडस। और मेलेटस आएगा जब ग्लूकोज इंसुलिन हार्मोन कमी आ जाए और ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में एग्जिट हो जाए टॉयलेट के साथ में, तो उसे बोलते हैं डायबिटीज मेलेटस। ओके, ये स्टोरी आपको क्लियर हुई एडीएच हार्मोन की। अब इसके बाद में एक हार्मोन दूसरा स्रावित हो रहा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपना रोल प्ले करता है। ये मादा जननांग है, मादा जननांग, उसमें श्रोणि भाग में, मादा जननांग के श्रोणि भाग में जो वेजाइना है, वेजाइना उसकी जो पेशियां, जैसे ये वेजाइना थी, इसके साइड की पेशियां हैं, इन साइड की पेशियां क्या करता है, स्थिर करता है बच्चे के जन्म के टाइम। बच्चे के जन्म के टाइम यानी जन्म नाल को और ज़्यादा बढ़ाता है, या जो वहाँ पर पेशियां पाई जाती हैं उनको क्या करता है, शिथिल करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मादा जननांग के श्रोणि भाग में वेजाइना है, उस भाग को क्या करता है, एक शिथिल भाग में यानी ढीला करता है, जिससे जो बच्चा है आसानी से बाहर आ सके जन्म नाल के द्वारा। और एक काम ये कर रहा है, जो स्तन ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथि पर अपना रोल प्ले करता है। स्तन ग्रंथियों को सिग्नल देता है कि भाई जो बच्चा है वो मिल्क के लिए वो करता है, तो मिल्क प्रोवाइड करता है या मिल्क के लिए सिग्नल देता है। इस प्रकार से हमने पीयूष ग्रंथि सारी पढ़ी। दो भाग, अग्र मध्य, अग्रपाली और मध्यपाली। अग्रपाली को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पश्चपाली को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। नाम आए आपको बता दिए। अब अग्र भाग से तो 7 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और पश्चिम भाग से 2। पश्चिम भाग से 2 ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, इनके अलग अलग नाम दे रखे, आपको याद करने। इस प्रकार से अग्र भाग से जो हार्मोन आए, जैसे पहला हार्मोन आया वृद्धि करवा रहा है, एफएसएच, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक, मेलानोसाइट और थायराइड प्रेरक हार्मोन। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि से टोटल हार्मोन स्रावित हो रहे हैं 7 दोनों हार्मोन, 7 प्लस दोनों हार्मोन, और अग्र भाग से 7, पश्चिम भाग से 2 हार्मोन स्रावित हो रहे हैं। इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि कंप्लीट। इसके बाद में हम पढ़ेंगे थायराइड और पैराथायराइड नेक्स्ट लेक्चर में आएगा ही। जब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।